हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, आज हम इग्नू का एमए हिंदी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे। मैं फटाफट अंदाज में आपको जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है फटाफट डिकोड करके आपको बताऊंगा कि इसके कितनी इकाइयाँ हैं, कितने खंड हैं इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो कि हमारे जो इग्नू में फर्स्ट ईयर में 4 हमारे बुक्स हैं। उन चारों बुक्स का नाम क्या है? MHD ही है। MHD क्या है? कोड है। अब MHD कोड में हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 4 बुक्स जिनका कोड क्या है? MHD 2, 3, 4 और 6। ठीक है, इन्हीं 4 बुक्स की हम बात करेंगे इसमें जो जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे MHD 2 की। देखो इसमें हमारे पास ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 खंड हैं और 25 इकाइयाँ हैं। अब देखते हैं इकाइयाँ कैसे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि एक ही कवि या एक ही लेखक की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, तो देखने में ऐसे लगता है पता नहीं कितनी इकाइयाँ होंगी, बट बेसिकली वो अगर आप उसको शॉर्ट करके देखोगे तो बहुत ही कम इकाइयाँ बनेंगी। जैसे देखिए, अब देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास? नवजागरण काव्य। ठीक है, अब इसी में नवजागरण का मतलब क्या है? नवजागरण मतलब नई चेतना जब आती है, जब इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रेनेसां, वैसे हिंदी में मैंने उसको बोला नवजागरण। अब नवजागरण के हमारे कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं और भी हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है? इकाई 1 में क्या है? भारतेंदु जी का काव्य। इकाई 2 में मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है? इन्हीं दोनों कवियों के क्या, उनकी काव्य भाषा और उनका ही शिल्प। तो ये हुई ना एक तरीके से मर्ज्ड। एक ही इकाई देखिए, बस एक अलग इकाई बना दी है उसको। अच्छा, नेक्स्ट देखिए छायावादी काव्य। अब ये छायावाद जो है ना, ये एक युग है, मतलब एक प्रवृत्ति है, कवियों के लेखन का स्टाइल है छायावाद। ठीक है, जैसे हम एक शब्द होता है कि इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको रोमांटिसिज्म, हिंदी में हम उसको बोलते हैं स्वच्छंदतावाद। तो ये छायावादी जो है ना, ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, मैं जब आपको लेक्चर्स आगे प्रोवाइड करवाऊँगा उसमें बात करेंगे। अच्छा, हमारे पास इसमें क्या क्या है? अब देखिए यहाँ पर इकाई 4 क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। उनकी क्या राष्ट्रीय चेतना, उन्हीं की विशिष्टता, उन्हीं की राष्ट्रीय चेतना की विशिष्टता और उनका आधुनिक भावबोध। ठीक है, JP जी की ही क्या, उनकी भाषा, उनका काव्य शिल्प। ठीक है, अच्छा अब आगे हैं निराला जी। निराला जी का क्या है? उनके काव्य का जो वैचारिक आधार। ठीक है, फिर इन्हीं के काव्य का प्रयोगशीलता की दिशाएं, इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए हैं। उन्हीं में से एक प्रयोग का नाम क्या है हमारा? राम की शक्ति पूजा। इसी का हम देखेंगे एक पाठावलोकन, मतलब पाठ का अवलोकन करना। अवलोकन मतलब एक समराइज टाइप करना। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास छायावादी का ही पार्ट 2। इसमें कौन कौन से छायावादी कवि हैं? महादेवी वर्मा जी हैं। इनका क्या आ गया? काव्य संवेदना, इन्हीं की प्रतीक योजना। और फिर क्या आ गए? पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। इनके काव्य में क्या? यात्रा के विविध, काव्य यात्रा के विविध चरण। इन्हीं के काव्य शिल्प और भाषा और शैली। अब शिल्प का मतलब ये होता है कि क्या भाषा है, क्या शैली है। ठीक है, वो मैं आगे आपको सब बताऊंगा। अच्छा, और क्या आ गए? दिनकर जी आ गए। दिनकर जी का काव्य की अंतर्धाराएं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे हमारा प्रगतिशील काव्य। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएंगे कौन? नागार्जुन जी, मुक्तिबोध जी। ठीक है, धूमिल। नागार्जुन जी का क्या आ गया? काव्य में संवेदना के रूप। इन्हीं का काव्य रचना का विधान, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, इन मुक्तिबोध जी का क्या? जीवन दर्शन, उनकी काव्य दृष्टि। अच्छा, मुक्तिबोध जी का ही क्या? शिल्प में क्या है? इनकी जो विशेषता है वो है फैंटेसी का यूज़। ये फैंटेसी क्या है? ये एक शैली है, लेखन शैली, राइटिंग स्टाइल है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? अंधेरे में जो कविता है इसका विश्लेषण करना। और आगे लास्ट में इकाई 19 धूमिल। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास कविता। अब कविता के हमारे पास किन 2 पार्ट हो गए हैं। सबसे पहले किनका? अगेय जी के बारे में क्या? उनका आधुनिक भावबोध। अगेय जी की ही काव्य की भाषा, उनके काव्य का शिल्प। ठीक है,
फिर शमशेर जी आ गए। इनकी क्या, काव्य की विचार भूमि। इन्हीं के काव्य में क्या, इनकी संवेदना और शिल्प। ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 क्या हो जाएगी नई कविता में? इसमें क्या आ गया, अपने आर पार, अपने समय के आर पार देखता कवि। किनकी है ये रचना? रघुवीर साहब जी की। इन्हीं का काव्य शिल्प श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इस पेपर में ना, आपको वो मिलता है कि आपको पद्य दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, जैसे हमारे पास छोटे में होता नहीं था कि टिप्पणी करें या ऐसे बोलो में कि व्याख्या करें, तो वो हमारे पास ये कविताएं हैं। ठीक है, इन कविताओं से हमारे पास टिप्पणी आ जाएगी। भरत भारती, साकेत, आंसू, जो है कि कली, बादल राग, राजे ने अपनी रखवाली की और बांधों ने नाव इस ठाव बंधु। और कौन कौन सी हैं? पंत जी की कौन कौन सी आ गई हमारे पास? प्रथम रश्मि, भारत माता। वर्मा जी की कौन सी आ गई? जो तुम आ जाते एक बार, मैं नीर भरी दुख की बदली। नागार्जुन जी की क्या, कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक। अंग्रेज की कौन कौन सी आ गई? यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। शमशेर जी की कौन सी आ गई? उषा, एक पीली शाम। मुक्तिपोज जी की कौन सी आ गई? अंधेरे में। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। रघुवीर शाह जी की कौन सी? अंधी पिस्तौल, पैदल आदमी, रामदास, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये एक तरीके का व्यंग्य है। किस पर? ये कविता है जब इमरजेंसी का टाइम होता है, उससे रिलेट करती हुई कविता है, इंदिरा गांधी को टारगेट करती हुई, उनके इमरजेंसी को टारगेट करती हुई। वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, है ना, तो ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, फिर वर्मा जी की कौन सी आ गई? बूढ़ा पुल, माया दर्पण, मगध के लोग, तीसरा रास्ता। धूमिल जी की कौन सी? नक्सलबाड़ी। ये एक एरिया है नक्सलबाड़ी। ठीक है। कविता अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इनका व्यंग्य है ये, व्यंग्य के तरीके, मतलब व्यंग्य के तरीके की कविता है। व्यंग्य मतलब कि सटायर, वो मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में उसको सटायर बोलते हैं। अच्छा, MHD3 आ गई। अब इसको फटाफट करते हैं। उपन्यास और कहानी, इस बुक का नाम हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या है हमारे पास? गोदान, पूरा खंड ही गोदान को समर्पित हो गया। ठीक है। गोदान में क्या है? होरी के बारे में है। वो क्या है? किसान। तो किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। अच्छा, गोदान में नारी चरित्र, झुनिया, है ना, पढ़ा होगा आपने। अच्छा, घंटा 2 क्या हो गया हमारे पास? धरती धन न अपना और सूखा बरगद। अब इसी का क्या आ गया? फर्स्ट जो हमारा उपन्यास है इसका, दलित जीवन की त्रासदी के संदर्भ में। अच्छा, फिर इसका चित्रांकन और आंचलिक पहलू। आंचलिक मतलब कि आपने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर गांव को आपने आधार बनाया और आपने उस गांव का पूरा डिफाइन कर दिया, क्या कल्चर है वहाँ, क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको आगे बताऊँगा। इसमें मैलांचल भी है एक, ये देखिए आगे ही है। अच्छा, अब सूखा बरगद में क्या हो गया? मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता और इनकी असुरक्षा की भावना अल्पसंख्यक समाज में। वही अब बात कर रहा था ना मैं मैलांचल की, ये देखो आ गया। मैलांचल में आंचलिकता उपन्यास की अवधारणा, इसी में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ, पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उस पर व्यंग्य करता हुआ उपन्यास है ये। उस पर भी मतलब उसको छूता है उसको। इसकी की भाषा शिल्प, बाणभट्ट की जो आत्मकथा और भारतीय जीवन दृष्टि, बाणभट्ट की आत्मकथा का ही शिल्प और इसकी आत्मकथा की प्रासंगिकता। फिर अब कहानी आ गई खंड 4, 5 और 6 में। अब देखो कहानी 1 क्या है? ठाकुर का कुआं, पुरस्कार, फिर कुत्ते की पूंछ, पाजेब, रोज़। ठीक है। अच्छा, और कौन सी कहानी है हमारे पास? हमारे पास है पिता, तिरीच, त्रिशंकु, देन चीफ की दावत, कर्मनाशा की हार, भोला राम का जीव, एक दिन का मेहमान, सिक्का बदल गया, यह अंत नहीं। ठीक है। अब ये हुआ हमारा MHD3 का सिलेबस। इसके बाद हम चलते हैं MHD4 पे। इसका नाम क्या है? नाटक और अन्य विधाएं।
अब इसमें देखो हमारे पास कितने खंड हैं, ओवरऑल कितने खंड हो गए हमारे पास, टोटल 6 खंड हो गए, और कितनी इकाइयाँ हो गई, 26। ठीक है। अब नाम ही क्या है इसका, नाटक और अन्य गद्य विधाएँ। ठीक है, तो उसका हमारे पास नाटक होंगे और थोड़ी अन्य गद्य विधाएँ होंगी, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी हैं। अब देखो, हिंदी नाटक और रंगमंच पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, इसमें क्या आ गया, भारतेंदु जी की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी, ये क्या इनका नाटक है। अंधेर नगरी में ही सामाजिक यथार्थ, इसी का नाट्य शिल्प। फिर आगे जेपीजी जयशंकर प्रसाद जी, इनके नाट्य दृष्टि और स्कंदगुप्त, ये इनका नाटक है। स्कंदगुप्त में ही क्या, इतिहास दृष्टि और राष्ट्रीय चेतना, इसी की रंगमंची संभावना है कि क्या इसको परफॉर्म किया जा सकता है। होता ना थिएटर, रंगमंच थिएटर, तो क्या इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उस वे में इसका एनालिसिस करना होगा इसमें। नंबर 2 में क्या है, पार्ट 2 में मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि आधे अधूरे, इसमें क्या, सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में, और इसी का नाट्य शिल्प। फिर अंधायुग आ गया, इसका क्या, मिथकीय आख्यान का पुनः सृजन, इसी की चरित्र दृष्टि और नाट्य शिल्प। अब देखो, अब 3 यूनिट हैं और एक ही हमारा टॉपिक चल रहा है, अंधा युग, है ना। तो इस टाइप की यूनिट्स बना रखी हैं इन्होंने। अच्छा, फिर आगे हमारे पास एकाकी और नुक्कड़ नाटक, ये क्या हमारी अन्य विधाएं हैं, किसकी, गद्य साहित्य की। ठीक है, हम चर्चा करेंगे गद्य साहित्य क्या होता है और पद्य साहित्य क्या होता है आगे चलकर। इसमें क्या आ गए, एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक, कौन कौन से, तांबे के कीड़े, औरत। निबंध हो गए हमारे पास कितने, ओवरऑल 5। क्या क्या नाम है, धोखा भाई प्रताप नारायण मिश्र, लोभ और प्रीति भाई रामचंद्र शुक्ल जी, कुटज भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, संस्कृति और जातीयता भाई रामविलास शर्मा जी, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय भाई हरिशंकर परसाई। फिर अन्य विधानों में भी क्या आ गया हमारे पास, रेखा चित्र, ठकुरी बाबा भाई महादेवी और वर्मा जी, संस्मरण भाई अज्ञेय, कौन सा, वसंत का अग्रदूत, अमृत राय जी की क्या, कलम का सिपाही, क्या है ये, जीवनी है। फिर आत्मकथा क्या आ गई, क्या भूलूं क्या याद करूं भाई हरिवंश राय बच्चन जी, पता है ना आपको ये कौन है, अमिताभ बच्चन के पिता। अच्छा, फिर क्या आ गई, यात्रा वृत्तांत आ गए, किन्नर देश की ओर भाई राहुल सांस्कृत्यायन। फिर रंगे राघव जी का क्या, अदम्य जीवन, ये क्या है, रिपोर्टाज। फिर साक्षात्कार क्या आ गया, ऑक्टेवियो पॉज बाय श्रीकांत वर्मा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा फाइनल MHD 6, इसमें क्या है, इसमें देखो हमारे पास ओवरऑल बताऊँ, टोटल इसमें है हमारे पास 8 खंड, 32 टोटल इकाइयाँ। इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास युग होते हैं, मतलब एरा, किसमें, हिंदी साहित्य में, कि ये टाइम पीरियड को हम क्या नाम दें, तो इन्होंने नाम डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम वही चर्चा करेंगे, काल विभाजन और नामकरण। जैसे हमने रख लिया कि भाई, कि मान लो एक हमने काल का डिसाइड किया था कि जैसे हम मानते हैं आजकल 2023, तो इसका मतलब क्या है, या 2022, इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो स्टैंडर्ड कहाँ से लिया, कि जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 2022 वर्ष हो चुके हैं, है ना। वैसे ही इसमें क्या कर रखा है, इसमें काल विभाजन और नामकरण, वो हम आगे पढ़ेंगे। आदिकाल की पृष्ठभूमि, नाथ सिद्ध और जैन साहित्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य, हमारे पास 4 काल होते हैं। कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे चलकर। अच्छा, भक्तिकाल में क्या है, इसी की पृष्ठभूमि की भाई कैसे आया। फिर इसी में निर्गुण ज्ञान मार्गी, ये क्या है, संत काव्यधारा। एक है सूफी काव्यधारा, इसका नाम क्या है, निर्गुण प्रेम मार्गी। फिर कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। ठीक है, कृष्ण भक्ति में कौन आ जाएंगे, सूर्य जी, और राम भक्ति में कौन आ जाएंगे, तुलसीदास जी। अच्छा, फिर रीतिकाल आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होंगे, बिहारी होंगे, पद्माकर होंगे, घनानंद होंगे, ठीक है, और भी होंगे बहुत सारे। रीतिकालीन काव्य की, अब फिर से वही कि इसी की पृष्ठभूमि और आधार कैसे आया, ये क्या कारण रहे हैं, इसकी कविता का स्वरूप, जो रीतिकाल में कविताएं लिखी गई, क्या स्वरूप था उनका, क्या फॉर्म थी उनकी। फिर
आधुनिक साहित्य, इसमें क्या है, आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि, फिर से वही पृष्ठभूमि आ गई, फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और फिर छायावाद। ठीक है, फिर उत्तर छायावादी कविता, उत्तर मतलब छायावाद के बाद का समय, तो हम उसको कहते हैं उत्तर काल, तो ये उत्तर छायावादी कविता हो गई। फिर प्रगतिशील साहित्य, फिर प्रयोगवाद और नई कविता, फिर समकालीन कविता, समकालीन मतलब जो चल रही हैं आजकल। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ गया आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, इसमें क्या आ जाएगा, हिंदी कथा का साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य, लिटरेचर, नाट्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, फिर हम आलोचना देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, फिर उर्दू साहित्य का परिचय, और फाइनल हम दो हमारे पास बचेंगी खंड, उनमें हम क्या देखेंगे, विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार, मतलब लैंग्वेज का भी एक फैमिली होती है, हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप, तो भारोपीय परिवार, ठीक है, इंडो यूरोपियन फैमिली और भारतीय आर्य भाषाएं। फिर हमारे पास आ गया इकाई 27, इसमें क्या है, संस्कृत से अभ्रंश तक, संस्कृत क्या है, भाषा, अभ्रंश क्या है, वो भी एक भाषा है, मतलब संस्कृत टाइम पीरियड से अभ्रंश तक के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, अपभ्रंश है हमारे पास, अवहट है हमारे पास, प्रारंभिक हिंदी है हमारे पास मानक हिंदी है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, संस्कृत से अपभ्रंश तक का काल। ठीक है, फिर आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी, उनका कनेक्शन देखेंगे। फिर हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रारंभिक हिंदी, या उसको बोल दो पुरानी हिंदी। फिर आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, कि आज के टाइम में कैसे विकास हुआ, हिंदी के बढ़ते चरण और देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी क्या है, लिपि, मतलब जो हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं लिपि। तो दोस्तों ये हमारा था एमए हिंदी का जो इग्नू का हमारा कोर्स है उसका सिलेबस फर्स्ट ईयर का। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।